हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी को अपने इस नए सेशन में जो कि क्लास 11th का सेशन है, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी के रिक्वेस्ट पर कि सर क्लास 11th का भी वीडियो बनाइए, मैंने आपके रिक्वेस्ट को मानते हुए मैंने क्लास 11th का भी वीडियो बनाना स्वीकार किया और आज आप लोगों के बीच क्लास 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर के आया हूं। और जिस प्रकार का प्यार दुलार और सम्मान आपने बीएससी सीरीज और 12th सीरीज को दिया, वही प्यार और दुलार की आशा के साथ मैं आपके बीच 11th की भी सीरीज लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास 11th की सीरीज। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो आइए ध्यान दें और समझते चलें कि हमारे लिए क्या पढ़ना है क्लास 11th में, हमें कैसे पढ़ना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सेशन की शुरुआत होती है साइंस से। किससे होगी बच्चों? साइंस से। व्हाट इज साइंस? ये साइंस क्या होता है? ये साइंस क्या होता है? आप तो हमेशा नाम सुने होंगे साइंस। क्या पढ़ रहे हो? साइंस। बड़े गर्व से कहते हैं साइंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज साइंस एंड फ्रॉम वेयर दिस साइंस हैज ओरिजिनेटेड? कहां से ये विज्ञान आया? साइंस कहां से आया बच्चों? तो इसके पीछे की अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके पीछे के लिए एक छोटा सा रहस्य आपको बताता हूं। जैसे जैसे मानवों का विकास हुआ तो मनुष्य के अंदर किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। जैसे आप अपने ऊपर समझें, अगर आपसे मैं कहूं या आप खुद अपने से अनुभव कीजिएगा कि कभी कभी आप कोई चीज देखते हो अपने आसपास, तो आपके अंदर एक इच्छा होती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जहां आपके मन में क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या आया? व्हाई एंड हाउ। जहां आपके मन में व्हाई एंड हाउ आया किसी भी चीज को देख करके, और यही व्हाई और हाउ अगर सफल हो गया, हल हो गया कि क्यों हो रहा है ये भी पता चल गया और हाउ हो रहा है तो भी पता चल गया, तो इस पता चलने के पीछे जो रहस्य था वो रहस्य कुछ और नहीं, विज्ञान था। यानी मनुष्यों का जैसे जैसे विकास हुआ बच्चों, तो मनुष्यों ने अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को या अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को जानने की इच्छा प्रकट की। और इन इच्छाओं ने ही, उनके इस भावनाओं ने ही एक बृहद विषय का निर्माण किया, एक बड़े स्तर पर एक विषय का निर्माण किया, जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को हम लोग साइंस कहते हैं। और जब आगे इसके ऊपर चर्चा हुई तो वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्टों ने क्या बताया कि साइंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इट इज द ब्रांच या इट इज द स्टडी ऑफ एनीथिंग सिस्टमेटिकली। यानी साइंस के बारे में क्या बताया गया? तो किसी भी चीज का अध्ययन सिस्टमेटिकली हो, एक सुनियोजित तरीके से हो, एक क्या बोल सकते हैं इसको? सिस्टमेटिक का मतलब कि किसी भी चीज का अध्ययन एकदम सत्यता के साथ हो, सटीक हो, टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट हो, और उसके पीछे होने वाले रहस्यों का ठीक ठीक आकलन हो। तो किसी भी चीज के बारे में अगर सिस्टमेटिकली हम पढ़ें या सिस्टमेटिकली हम जानकारी प्राप्त करें, तो किसी भी चीज के बारे में सिस्टमेटिकली जानकारी प्राप्त करने के विषय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक बच्चा है, पहले 5 साल का था, फिर हो गया 17 साल का। तो क्या उस बच्चे को आप 5 साल में ले जाके कक्षा 12वीं में एडमिशन करा देते?
5 साल के बच्चे को कक्षा 12वीं में एडमिशन करा देते और 17 साल के बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करा दिया जाए तो कैसा लगेगा? ठीक विपरीत हो जाएगा। यानी अगर बच्चा 5 साल का है तो पहले वो नर्सरी में पढ़ेगा, फिर LKG में, फिर UKG में, फिर 1 में, फिर 2 में। यानी किसी भी चीज़ को सिस्टम से चलाने की जो कला हमको प्राप्त हुई, जो कला हमें ज्ञात हुई, वही साइंस कहलाता है, वही साइंस कहलाता है। जैसे हमें पेड़ लगाना होता है, तो पेड़ लगाना होता है तो हम लोग बीज बोते हैं, ना कि पेड़ ले जाकर कहीं लगा देते हैं। अब तो लग जाता है तो अलग बात है। यानी पहले पेड़ मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोदने के बाद उसमें बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसको ढकते हैं, ढकने के बाद पानी देते हैं, धीरे 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 वो पेड़ बड़ा होता है, बड़ा होगा, फल लगेगा। यानी इन सभी चीज़ों, इस पेड़ को उगाने के लिए बीज लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी एक सिस्टमेटिक है। तो किसी भी चीज को बच्चों एक क्रम के अनुसार, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर ज्ञान प्राप्त किया जाए, एक सटीक तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो उस बृहद विषय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। अब आगे हुआ क्या कि जब विज्ञान के अंदर या विज्ञान का क्षेत्र बढ़ता गया, विज्ञान के अंदर खोज होते गए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के इसमें थ्योरियाँ आती गई, अलग अलग प्रकार के नियम आते गए, लॉ जिसको कहते हैं। और विज्ञान का जो क्षेत्र था वो बड़ा होता गया। तो जब विज्ञान का क्षेत्र बढ़ा तो इस विज्ञान को अपने क्षेत्र के अनुसार या अपने आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्टों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया था साइंस को? तो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे साइंटिस्टों ने बच्चों साइंस को मेनली 3 भागों में बांट दिया। हमारे साइंटिस्टों ने इस साइंस को मेनली 3 भागों में बांट दिया। पहला बांटा था फिजिक्स, दूसरा बांटा था केमिस्ट्री और तीसरा बांटा था बायोलॉजी। ठीक, इन 3 शाखाओं में हमारे साइंस को, या 3 ब्रांचेज में हमारे साइंस को बांट दिया गया बच्चों। जिसमें ये फिजिक्स क्या थी? तो ये फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच थी। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with nature and natural phenomena। यानी फिजिक्स क्या थी हमारे लिए प्यारे बच्चों? तो फिजिक्स हमारे साइंस की वह ब्रांच थी, वह शाखा थी जिसके अंतर्गत प्राकृत और प्राकृत के होने वाली या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, जो हमारे नज़रों से दिख रही हैं, हमारी आँखों से दिख रही हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी उन नेचुरल फिनोमिना का अध्ययन जिस साइंस के ब्रांच के अंतर्गत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको फिजिक्स कहते हैं। बिजली चमक रही है, पत्थर गिर रहा है, हवा चल रही है, जहाज उड़ रही है, हम चल रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कारण है? तो उन सभी कारण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में, साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको फिजिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति मतलब हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे का क्या रहस्य है, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स होता है।
अभी केमिस्ट्री की मैं बात को रोक रहा हूँ क्योंकि हमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो इसके बीच में इसके लिए हम एक बृहद स्टडी, एक्सप्लेन स्टडी करेंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बायोलॉजी बताऊँ। तो देखिए बायोलॉजी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बायोलॉजी जो होता है ये दो शब्दों से मिल के बना है। कौन कौन से? बायो और प्लस लॉजी, बायो और प्लस लॉजी। तो ये दोनों बायो और लॉजी, ये दोनों कहाँ से आए हैं? तो ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों ग्रीक देश की भाषा से लिए गए हैं। बायो और लॉजी ये दोनों ग्रीक देश की भाषा से लिए गए हैं, जिसमें इस बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टडी। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी लाइफ मतलब होता है जीवन और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। यानी किसी भी चीज के जीवन से, जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन के विषय को या संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। यानी जितने भी जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे गाय हों, चाहे भैंस हों, उन सभी के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और इस बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक का जो काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी एक हमारी प्यारी केमिस्ट्री करती है। यानी बायोलॉजी और फिजिक्स को आपस में जोड़ने का जो काम करती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी केमिस्ट्री करती है। हमें अपने फिजिक्स का संबंध अगर बायोलॉजी के साथ स्थापित करना हो तो हमें केमिस्ट्री की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी इन दोनों विज्ञान की शाखाओं के बीच कनेक्शन का काम हमारी केमिस्ट्री करती है। तो आइए हम अपनी केमिस्ट्री के बारे में जानें, समझें और पढ़ें। केमिस्ट्री क्या होती है? तो देखिए ये केमिस्ट्री जो है ना, ये हमारे विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बच्चों जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है, प्यार से स्पर्श करती है। ये केमिस्ट्री आज हमारे जीवन में उस हद तक अपना छाप छोड़ चुकी है कि इस केमिस्ट्री से दूर हो पाना एक मानव के लिए संभव तो नहीं है। आज के परिवेश में, आज के युग में, आज के समय में इस केमिस्ट्री ने हमारे जीवन के साथ इतना अपना लगाव कर लिया है, इतनी अपनी आत्मीयता जोड़ ली है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस केमिस्ट्री से अलग हो पाना संभव नहीं है। इस केमिस्ट्री ने केवल हमारे जीवन को सुविधाजनक ही नहीं, परंतु हमारे जीवन को विलासितापूर्ण और हमारे जीवन को सुरक्षित बना दिया है। सुविधा तो इस केमिस्ट्री ने हमको दिया ही है, हमारे जीवन को सुरक्षित भी बनाने का काम हमारी केमिस्ट्री करती है। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, तो हम जब सुबह उठ जाते हैं तब से लेकर के रात को सोने के वक्त तक मेरे प्यारे बच्चों इस केमिस्ट्री के साथ अपना जीवन बिताते हैं, अपने दैनिक जीवन का निर्वहन करते हैं। अब आपके मन में ये भाव, ये विचार, ये जिज्ञासा आ रही होगी, वही जिज्ञासा विज्ञान कहलाती है। ये जिज्ञासा आ रही होगी कि सर कैसे केमिस्ट्री हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, कैसे हमारे जीवन को प्यार से स्पर्श करती है केमिस्ट्री। तो देखिए सुबह उठेंगे तो सबसे पहला काम आपका होता है दांत को साफ करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस दांत को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो टूथपेस्ट केमिकल का बना हुआ, और किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। हाथ को मलने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। आप बीमार पड़ जाते हो तो बीमार पड़ते हो तो दवाओं को खाते हो, दवाओं का इस्तेमाल करते हो, वो सब किसकी देन है बच्चों? केमिस्ट्री की देन है। आज पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, इसकी वैक्सीन बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। इसके वैक्सीन को बनाने के लिए भी जो रासायनिक पदार्थ यूज किए जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री के लिए द्वारा दिए गए हैं। आज बिजली कट जाने पर हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, और इन्वर्टर में प्रयोग की जाने वाली जो बैटरी है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं, वो किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। तो हमारी केमिस्ट्री ने
हमारे जीवन को इतना आसान और सुविधाजनक बना दिया है, या इस केमिस्ट्री ने हमारे जीवन को इतने प्यार से संजो करके रखा है कि इस केमिस्ट्री के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और जितनी प्यारी ये केमिस्ट्री है उतनी ही प्यारी इसकी चर्चा भी है, उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी बातें भी हैं। तो शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री की चर्चा। ये देखिए, ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री के लिए डिफिनीशन आया, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which branch of science in which we study about composition structure and changes occurs in any substances, या इसको मैटर भी कहते हैं। अभी मैटर की कहानी आपको बताऊंगा कि ये मैटर या सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस केमिस्ट्री के लिए साइंटिस्टों ने क्या डिफिनीशन दिया। तो केमिस्ट्री के लिए बताया गया कि यह साइंस का वह ब्रांच है, साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के कंपोजिशन यानी संगठन, किस चीज से मिल के बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचनाएं क्या हैं, और उसके अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं, चेंजेज कैसे आते हैं, इन सभी विषयों के बारे में या इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा को केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूं। जैसे ये देखिए, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। फिजिक्स बताएगा कि दोनों सिलेंड्रिकल हैं। फिजिक्स क्या बताया कि दोनों बेलनाकार हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों के ऊपर ढक्कन लगे हैं, दोनों रोरिटो कंपनी के हैं। ये चीज़ें बताएगा हमारी फिजिक्स। लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये कैसा लिखता है, ये कौन बताएगा? हमारी केमिस्ट्री बताएगी। यानी किसी भी चीज़ के अंदर कौन कौन से घटक या कौन कौन से तत्व या कौन कौन से कण जुड़े हुए हैं, तो उसके आंतरिक संरचना को बताने का काम जो करता है मेरे प्यारे बच्चों, या उनकी आंतरिक घटनाओं को, उनके आंतरिक संरचना को, उनके आंतरिक बनावट को बताने का जो जरिया है, बताने का जो विषय है, वो हमारी केमिस्ट्री है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक दोस्त है, उससे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में बताओ, तो आप उसको देख के बताओगे कि काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, जो भी बताओगे, तो उसको देख के जो आप बता रहे हो वो उसके भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिक्स बताती है। लेकिन उसके मन में क्या विचार है, अच्छा है या बुरा है, गुस्सैल है कि खुशमिजाज है, तो उसके अंदर की बातों को जानने का जो काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी केमिस्ट्री करती है। समझ में आ रही बात? यानी किसी भी चीज के आंतरिक संरचना को, उसके संगठन, कंपोजिशन बोले तो उस किन चीजों से मिल के बना है, स्ट्रक्चर यानी जो चीजें मिली हैं उनकी संरचना कैसी है और उनके अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं, इन सभी विषयों का, इन सभी चीजों का या इन सभी तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। ये क्लियर? इतना कोई डाउट इसमें? यानी किसी भी पदार्थ के या किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और परिवर्तन जो हो, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो उसमें चेंज हो, उन सभी की स्टडी क्या कहलाती है? उन सभी की स्टडी के विषय को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। आइए अब इस केमिस्ट्री की हिस्ट्री को समझें, ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम लोग अपने केमिस्ट्री की ओरिजिन कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके एक छोटे से इतिहास के, इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, ये जो हमारी केमिस्ट्री आई ना बच्चों,
ये हमारी केमिस्ट्री जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रीक देश की भाषा से आई। कहाँ से आई? चूँकि अंग्रेजी में केमिस्ट्री लिखा गया है, लेकिन ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई। किस ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई बच्चों? तो हमारे केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई ग्रीक देश की भाषा, ग्रीक वर्ड कीमिया से हुई। किससे हुई? कीमिया। ग्रीक देश की भाषा कीमिया से हुई। अब देखिए, चूंकि हमारी केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक देश की भाषा कीमिया से, जिसका कीमिया का मतलब होता है ब्लैक। अब चूंकि आपसे मैं पूछूं या आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि सर कीमिया का मतलब ब्लैक होता है, तो इससे केमिस्ट्री का क्या लेना देना? ये ब्लैक किस लिए आया था? तो इसके पीछे का यही साइंस है, लॉजिक है कि ग्रीक की जो मिट्टी होती है ना, ब्लैक, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक कलर ऑफ सॉइल। यानी ये कीमिया शब्द ग्रीक देश की भाषा, ये कीमिया शब्द ग्रीक देश की भाषा से आया, जिसमें कीमिया का मतलब होता है ब्लैक। और ये ब्लैक किसका सिग्निफिकेंस दे रहा था? ये ब्लैक किसको डिनोट कर रहा था? तो ये ब्लैक जो है वहाँ की मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा था। ये ब्लैक शब्द वहाँ की मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा था बच्चों। ब्लैक शब्द वहाँ की मिट्टी को, ग्रीक देश की मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा था। और चूंकि पुराने समय में, इन ओल्डन डेज, प्राचीन समय में, ग्रीक को हम लोग कीमिया कहते थे। ग्रीक इज आल्सो नोन एज कीमिया। ग्रीक को कीमिया भी कहा जाता था। जैसे हमारे देश को पुराने समय में आर्यावर्त कहा जाता था, वैसे ही ग्रीक देश को पुराने समय में कीमिया कहा जाता था। और इस कीमिया से ही हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। क्यों कीमिया से हुई? क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री की ओरिजिन जो है, द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, यानी हमारी केमिस्ट्री की जो सबसे पहली उत्पत्ति हुई ना बच्चों, वो कहाँ हुई? इज इन ग्रीक। यानी ग्रीक देश में हमारे रसायन विज्ञान की, हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले ग्रीक में हुई थी। ग्रीक से ही हमारी केमिस्ट्री ओरिजिनेट हुई, वहीं पर हमारी केमिस्ट्री का जन्म हुआ। इसलिए हमारी केमिस्ट्री का नाम वहाँ के शब्द कीमिया से पड़ा, केमिस्ट्री, जिसमें कीमिया का मतलब होता है ब्लैक। और ये ब्लैक किसका द्योतक था? किसका प्रतीक था? तो ये ब्लैक जो था वहाँ की मिट्टी का प्रतीक था। और पुराने समय में ग्रीक को कीमिया भी कहते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली थी, इसलिए हम लोग इसको कीमिया शब्द से भी डिनोट करते थे। ग्रीक देश को कीमिया का मतलब होता है ब्लैक। तो देखिए, तो केमिस्ट्री का इतिहास इतना ही पुराना नहीं है। जो केमिस्ट्री थी सबसे पहले, यानी ये केमिस्ट्री जो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जो है 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी तक एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती थी। किसके रूप में पढ़ाई जाती थी 17th सेंचुरी तक मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको आर्ट और क्राफ्ट के विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ये ओनली द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 17th सेंचुरी तक, टिल 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री को किसके रूप में पढ़ाया जाता था? स्टडी ओनली एज सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। 17वीं शताब्दी तक केमिस्ट्री को केवल आर्ट और क्राफ्ट का विषय, यानी कला का विषय यानी केवल कला के क्षेत्र में, और क्राफ्ट मतलब जो काशिदकारी होती है
उस विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। कब तक? 17वीं शताब्दी तक। कला और काश्तकारी बोले तो, आर्ट एंड क्राफ्ट बोले तो मूर्ति के निर्माण में, रंगीन कांच के निर्माण में, या कपड़े के ऊपर जो डाई लगाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, उसके रूप में या उसके विषय के रूप में हमारी केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद बच्चों, 17वीं शताब्दी के बाद केमिस्ट्री में एक बड़ा ही विकट परिस्थिति, एक बड़ा ही बृहद परिवर्तन हुआ और इस केमिस्ट्री का जो क्षेत्र था वो बहुत बृहद हो गया। वो केमिस्ट्री का जो क्षेत्र था वो बड़ा ही बृहद हो गया। और चूंकि केमिस्ट्री के विकास का जो स्तर था वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था, और केमिस्ट्री के विकास का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो केमिस्ट्री का क्षेत्र भी बड़ा होता जा रहा था। यानी केमिस्ट्री में जो विषय वस्तु थे उनका बोझ बढ़ता जा रहा था, वो बहुत अधिक होते जा रहे थे। तो अलग अलग विषय वस्तुओं के अध्ययन हेतु हमारी केमिस्ट्री को साइंटिस्टों ने मुख्यतः 3 शाखाओं में बांट दिया। मुख्यतः 3 शाखाओं में बांट दिया। कब? 17वीं शताब्दी के बाद, जब केमिस्ट्री में विभिन्न प्रकार के खोज होते गए और केमिस्ट्री का क्षेत्रफल बढ़ता गया, यानी केमिस्ट्री का जो एरिया था वो बढ़ गया। एरिया बढ़ने के साथ साथ केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो ज्ञान थे या जो बहुत सारे मैटर थे, जो बहुत सारी विषय वस्तु थी, उन सभी का एक ही साथ अध्ययन कर पाना संभव नहीं था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारी केमिस्ट्री के मुख्यतः ये 4 शाखाएं हुई: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री के मुख्यतः 4 ब्रांचेज हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे बारी बारी से ये सभी ब्रांचेज क्या होते हैं। तो देखिए, ये ऑर्गेनिक जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा ब्रांच है? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच थी जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है मेरे बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इस ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति ऑर्गन से हुई है। ये ऑर्गेनिक शब्द है ऑर्गन से। ऑर्गन बोले तो लाइफ से। ऑर्गन शब्द से, इस ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है बच्चों वो ऑर्गन से हुई है। ऑर्गन यानी अंग, और अंग किस में होता है? जीवित प्राणियों में होता है। तो इस ऑर्गन शब्द की उत्पत्ति जीवित प्राणियों से हुई है, यानी सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लिविंग थिंग्स के अंदर ही माना जाता था, लेकिन बाद में इस पे प्रयोग हुए तो पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। समझ में आया? अब दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसका विलोम होती है, उल्टा होती है। किसका उल्टा होती है? ऑर्गेनिक का उल्टा होती है। ऑर्गेनिक का उल्टा बोले तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about compound of various elements,
कंपाउंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में किसको छोड़कर, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के एलिमेंट के, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जैसे कार्बन के ऑक्सीजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड, NO2, CO2, आपके जितने भी कंपाउंड हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को छोड़कर, यानी हाइड्रोकार्बन को छोड़ दिया जाए। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के जो कंपाउंड बनते हैं, उन सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग स्टडी के ब्रांच को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बताएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंदर या जिसके द्वारा हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ये क्लियर हो रहा है। अब चलिए, अब अगला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को आप लोग समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड से जुड़े हुए जो लॉ है, नियम है, उन नियमों का अध्ययन जिस साइंस के ब्रांच में किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। यानी डील्स विथ governing with organic and inorganic compound। दिख रहा है ये ऑर्गेनिक, मैं ऊपर लिख दूं इसको, डील्स विथ लॉ गवर्निंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए नियम हैं, अलग अलग लॉ आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। जब आप इस चैप्टर में आगे चलोगे तो विभिन्न प्रकार के लॉ मिलेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए जो नियम होते हैं, जो लॉ होते हैं, उन लॉ का, उन नियमों का अध्ययन हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं बच्चों, उस ब्रांच को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोकार्बन का स्टडी साइंस केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे उसको ऑर्गेनिक कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट्स के, हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए जो नियम हैं, उन नियमों का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। और अंतिम है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी,
किसी भी कंपाउंड से जुड़ी हुई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी साइंस के या केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, साइंस नहीं केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं ये और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है और कैसा है, कितना है और कैसा है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और किस मात्रा में मिलकर बना है, उन सभी तथ्यों का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल दूं इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का, एक एग्जाम्पल H2O लें या एक एग्जाम्पल CO2 लें। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे योगदान देती है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो चीजें। तो क्वालिटेटिव यानी अगर वाटर की बात की जा रही है तो वाटर किसका बना है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी क्वालिटी बताया कि कौन कौन से सब्सटेंस जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं। और क्वांटिटेटिव बताने का मतलब कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल जुड़े हैं। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये क्वालिटी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हैं वाटर में, और क्वांटिटी 2:1, मॉलिक्यूलर रेशियो 2:1 है। तो इस प्रकार से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी, इसको कहते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक गुण और क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक गुण। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी इस विषय, किसी भी कंपाउंड के क्वालिटी और क्वांटिटी का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी इसकी क्वालिटी है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। और क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्वांटिटी बताया। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बताने वाली केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए लॉ हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का अध्ययन जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं उसे फिजिकल केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जितने भी अन्य एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट के कंपाउंड की स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन का स्टडी जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे केमिस्ट्री के मुख्यतः 1, 2, 3 और 4 ब्रांचेज हैं। ऐसे तो हमारी केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे मेडिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिकल से जुड़ी हुई केमिस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री, कृषि से जुड़ी हुई केमिस्ट्री एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के तो बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन जो मुख्य ब्रांच हैं जो आपको पढ़ने हैं वो यही 4 हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं? 4, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। इसके डिफिनीशन में कोई दिक्कत अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारे उत्साहवर्धन का काम करते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहें बच्चों। तो देखिए, ये आपको समझ में आया, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए अब हमको पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल है बच्चों। तो देखिए कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ही अहम योगदान है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री ने हमारे डेली लाइफ के साथ इतना अपना गहरा जुड़ाव कर लिया है बच्चों कि हम केमिस्ट्री से दूर हो ही नहीं सकते। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री के क्या क्या रोल हैं, आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रोल है मेरे प्यारे बच्चों, वो है एग्रीकल्चर के फील्ड में। हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है।
तो हमारे देश में कृषि का सबसे अहम योगदान होना चाहिए या सबसे पहला महत्व कृषि को दिया जाना चाहिए। तो देखिए लोगों के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले करती है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्टिलाइजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, या पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशक, जो कीटनाशक पीड़कनाशक दो होते हैं, मैं बताऊंगा क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स, डीएपी एटसेट्रा। देखिए हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारी केमिस्ट्री कैसे हमको हेल्प करती है। तो फर्टिलाइजर बनाने में उर्वरक जिसको डालते हैं पौधों की उपज को बढ़ाने के लिए। पेस्टिसाइड चूहे मारने की दवा है, जो उसमें अनाज के अंदर घुन पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए जो दवाएं बनती हैं उनको पेस्टिसाइड, चूहे मारने की दवा पेस्टिसाइड। जो कीड़े मकोड़े लगते हैं हमारे फसलों पर, उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है, जो दवाइयाँ बनती हैं, उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ये डीएपी भी एक तरह का उर्वरक है जो हमारे खेतों में या हमारी फसलों के अंदर डाला जाता है फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यानी कृषि के क्षेत्र में भी हमारी केमिस्ट्री का बड़ा ही अहम योगदान है। दूसरा है क्लॉथ्स, कपड़े में क्या योगदान है या क्लॉथ्स मेकिंग में क्या रोल है हमारी केमिस्ट्री का। तो क्लॉथ्स मेकिंग में सबसे बड़ा योगदान है बच्चों कि इसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बना लेते हैं, आर्टिफिशियल ऊल बना लेते हैं, आर्टिफिशियल ऊल बना लेते हैं, और एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड बना लेते हैं इसकी मदद से, धागे, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स, विभिन्न प्रकार के धागों का निर्माण हम लोग कर लेते हैं। यानी कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम ऊल यानी आर्टिफिशियल। हमको पता है कि ऊल कहाँ से मिलता है, भेड़ से, और सिल्क कहाँ से मिलता है, तो सिल्क के कीड़े से, रेशम के कीड़े से। लेकिन इस केमिस्ट्री ने हमारे लाइफ को इतना आसान बना दिया है, इतना इजी बना दिया है कि हम अब आर्टिफिशियल सिल्क और आर्टिफिशियल ऊल बनाना शुरू। तो देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो क्लॉथ मेकिंग में कैसे, तो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, आर्टिफिशियल ऊल बनाने में, और विभिन्न प्रकार के धागों का निर्माण करने में भी हमारी केमिस्ट्री अहम योगदान देती है। जैसे पैराशूट का धागा कहते हैं कि प्लास्टिक का धागा है, ये नायलॉन का धागा है। तो नायलॉन, प्लास्टिक, पैराशूट, ये सब किसकी देन है बच्चों, ये सब हमारी केमिस्ट्री की देन है। समझ में आ रही बात हमारी, ये सब के सब हमारी केमिस्ट्री की देन है। आर्टिफिशियल, हमने कृत्रिम सिल्क बना लिया, हमने आर्टिफिशियल ऊन बना लिया, हमको भेड़ की जरूरतें नहीं है, हमको सिल्क के कीड़े की जरूरत नहीं है। हमने केमिकल के द्वारा, केमिस्ट्री के हेल्प से हमने आर्टिफिशियल सिल्क और आर्टिफिशियल ऊल बना लिया। खेतों में उपज बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर बना लिए, कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड बना लिए, चूहों को मारने के लिए, घुन को मारने के लिए पेस्टिसाइड बना लिए, और फसलों में रोग न लगे, विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उसके लिए डीएपी वगैरह, यूरिया, डाई, सब हमने क्या नहीं बना लिया केमिस्ट्री के हेल्प से। तो केमिस्ट्री ने हमारे एग्रीकल्चर और क्लॉथ इंडस्ट्री में तो अपना रोल दिखाया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब हमको समझना है हमारी केमिस्ट्री का रोल मेडिकल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। यानी व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर मेडिकल साइंस। हमारे मेडिकल साइंस में हमारी केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो देखिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये केमिस्ट्री का जो सबसे अहम योगदान हमारे डेली लाइफ में है, जो हमारे लिए वरदान का काम करता है, हमारे लिए एक बुन का काम करता है, वो वरदान हमारे लिए केमिस्ट्री का जो है, या केमिस्ट्री का योगदान जो हमारे लिए वरदान साबित होता है, वो केवल और केवल मेडिकल के क्षेत्र में ही होता है बच्चों। हाँ तो देखिए कि मेडिकल के क्षेत्र में हमारी केमिस्ट्री का क्या योगदान है। व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर मेडिकल साइंस।
मेडिकल साइंस में हमारी केमिस्ट्री का क्या योगदान है बच्चों? तो देखिए, ये मेडिकल साइंस का जो योगदान है ना हमारी केमिस्ट्री का, वो हमारे मानव सभ्यता के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए एक वरदान साबित होता है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो आज कितने ही लोग अपने ज़िंदगी की जंग हार गए होते। किसके कारण? बीमारियों के कारण। जैसे हमें अगर दर्द होती है तो हम एनाल्जेसिक दवाई खाते हैं, एनाल्जेसिक। अगर हमें बुखार लगती है तो एंटीपायरेटिक दवाई खाते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक खाते हैं, या एंटीवायरल, अगर वायरल के कारण इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक, और अगर वायरस के कारण हो तो एंटीवायरल खाते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई एलर्जी हो गई तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते, इत्यादि बहुत सारे। और न जाने कितनी बीमारियों के, कैंसर, टीबी, एड्स जैसी बीमारियों की दवाइयाँ केवल और केवल हमारी केमिस्ट्री की ही देन है बच्चों। यानी हम बीमार पड़े तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने हमको जो दवाएं लिखी वो सारी की सारी दवाएं केमिकल की बनी हुई हैं, और वो सभी के सभी दवाइयों के अंदर प्रयुक्त केमिकल किसके देन है? हमारी केमिस्ट्री की देन है। और तो और हमारे रोगों की जांच के लिए, जैसे हमको कौन सा रोग हुआ है उस रोग की जांच के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो सब केमिस्ट्री की देन है। जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, आपका ब्लड टेस्ट, आपका प्लाज्मा टेस्ट, आपका बलगम टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट, ये सब के सब टेस्ट जो हैं सब किसके दिए हुए हैं बच्चों? जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं एटसेट्रा एंड मेडिकल टेस्ट, जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट मतलब सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, प्लाज्मा टेस्ट, ये सब के सब किसकी देन है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब हमारी केमिस्ट्री की देन है कि हमारे जीवन में केमिस्ट्री ने मेडिकल साइंस जैसे फील्ड का योगदान दिया, मेडिकल साइंस जैसे फील्ड में योगदान दिया और हमारे जीवन को रोग मुक्त और स्वस्थ बना दिया। ये केमिस्ट्री की देन है हमारी। इंडस्ट्रीज, अब आगे आती है बात मेरे प्यारे बच्चों इंडस्ट्रीज की। तो इंडस्ट्रीज में हमारी केमिस्ट्री का क्या योगदान है? तो आज के परिवेश में, आज के समय में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें केमिस्ट्री अपना रोल प्ले ना करती हो। चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे रबर की इंडस्ट्री हो, चाहे कांच की इंडस्ट्री हो, चाहे पेपर की इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे लोहे की इंडस्ट्री हो, हर जगह केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। यानी केमिस्ट्री प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। क्या लिखेंगे इसके लिए? केमिस्ट्री प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the field of various industries, यानी विभिन्न इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों में केमिस्ट्री का एक अहम योगदान है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो रबर का एग्जाम्पल लें, या सीमेंट का एग्जाम्पल लें, या कांच का एग्जाम्पल लें, हर जगह केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। जैसे रबर में ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये दो तरह के केमिकल होते हैं जिनका इस्तेमाल रबर बनाने में किया जाता है। तो ये सभी केमिकल किसकी देन है बच्चों? सब केमिस्ट्री के देन है। दूसरी चीज, कांच को बनाने के लिए जो शीशे के बर्तन होते हैं, ग्लास के बर्तन, उसमें बोरेक्स मिलाते हैं। वो बोरेक्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस जो केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया हमारे लिए। पेपर को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। तो ये सब क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किसने सिखाया हमको? हमारी केमिस्ट्री ने सिखाया। यानी हमारी केमिस्ट्री का एक बड़ा ही अहम योगदान है हमारे इंडस्ट्रियों के संचालन में। सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट को बनाने में जिप्सम और कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। और जिप्सम किसका दिया गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका दिया गया है? हमारी केमिस्ट्री का आविष्कार है। इट इज द इन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री विच हेल्प आवर लाइफ टू सर्वाइव इजिली। ये केमिस्ट्री का ही देन है कि हम अपने जीवन को आसानी से आज लेकर चल रहे हैं। सब कुछ केमिस्ट्री का दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, अब अगला है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब ऊर्जा के निर्माण में
पावर शक्ति के निर्माण में, शक्ति का निर्माण का मतलब बिजली कट गई तो बिजली कट गई तो हमको लाइट अनवरत चाहिए, बिना रुके हुए यूनिटरप्टेड लाइट बिजली की सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हमने इन्वर्टर लगा लिया। इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है बच्चों, उस बैटरी में जो रस पदार्थ भरे वो सब केमिकल हैं, वो सब किसके देन है? हमारी केमिस्ट्री के देन है। यानी पावर जनरेशन जैसे बैटरी के निर्माण में, बैटरी, सेल ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, सेल जो बैटरी लगती है ना, बैटरी छोटी छोटी बैटरी घड़ी में लगती है, उसको सेल कहते हैं। सेल या बैटरी, चाहे एक बैटरी लिख लो। तो घड़ी चल रही है तो घड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। आपकी मोबाइल चल रही है, उस मोबाइल को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो इस ऊर्जा की सप्लाई, इस ऊर्जा का सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई कहाँ से की जाती है? तो मोबाइल और घड़ी के अंदर लगी हुई बैटरी से। और बैटरी के अंदर क्या होता है? तो विभिन्न रासायनिक पदार्थ, विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंस भरे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन करके उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये बैटरी के निर्माण में, या आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जिसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो हमारे बेंगलोर में स्थापित हुआ है या हो रहा है। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे बेंगलोर में, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, इसको स्थापित करने की बात की जा रही है न्यूक्लियर एनर्जी की। आज पूरे विश्व में इस न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इतना बड़ा या बृहद ऊर्जा का स्रोत है कि जिसका निर्माण हो जाए तो हमें ऊर्जा की कभी कमी ही नहीं होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में या सोलर पैनल के निर्माण में, जो सोलर पैनल बनते हैं, जो छत पे लगाए जाते हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं, या सिलिकॉन जैसे और जर्मेनियम जैसे उपधातुओं से मिलकर बनते हैं, जिसको मेटलाइड कहते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन सब के निर्माण में, पावर जनरेशन में भी हमारी केमिस्ट्री एक अहम योगदान प्ले करती है। या रॉकेट को उड़ाना हो तो रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे ईंधन किसी न किसी केमिकल पदार्थ के बने होते हैं, और वो सबके किसके देन हैं? सब केमिस्ट्री की ही देन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? कॉस्मेटिक्स, आज तो कॉस्मेटिक्स के बिना अपने जीवन को हम लोग एक पल भी नहीं गुजार सकते। सबको सुंदर दिखने का शौक होता है, सबको शौक होता है कि मैं हैंडसम दिखूं, सबको शौक होता है कि मेरे चेहरे पर चमक बनी रहे। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो क्रीम, पाउडर वगैरह वगैरह, फाउंडेशन, सब विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग कॉस्मेटिक्स कहते हैं, जिसको सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है। तो जैसे इसमें किसका निर्माण होता है? तो फेस क्रीम है, फेस क्रीम, फेस वॉश, परफ्यूम, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो हमारे सौंदर्य की चीज़ों को, हमारे शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेस क्रीम है, फेस वॉश है, परफ्यूम है, और भी है, जैसे मान लीजिए टैल्कम पाउडर है, टैल्कम पाउडर एटसेट्रा, ये सब किसकी देन है बच्चों? ये सब तो हमारे केमिस्ट्री की देन है। अगर नहीं होते तो आज फेस क्रीम नहीं होता, अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो फेस वॉश नहीं बना होता, परफ्यूम नहीं होते, टैल्कम पाउडर नहीं होते। समझ में आ रही है बात? वैसे ही बैटरी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर पैनल इत्यादि के निर्माण में भी हमारी केमिस्ट्री अहम योगदान प्ले करती है। और डेली यूज की चीजें, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे साबुन, तेल, साबुन यानी सौंफ, शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, और क्या हो सकते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुएं? तेल, ऑयल है। ऑयल के बाद और क्या हो सकता है, बताएंगे? साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, ऑयल। आपके लिए जो ये दाढ़ी बनाने वाली क्रीम होती है, लेथर जिसको कहते हैं, शेविंग क्रीम, टाइल्स क्लीनर, जो टाइल्स साफ करते हैं ना,
एटसेट्रा। बहुत सारी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हमारी केमिस्ट्री की देन है, जिसको हम लोग डेली यूज में उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं है हमारी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया बच्चों, ये सब हमारे केमिस्ट्री के बेसिक यूज हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्लॉथ बनाने में आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल ऊल और विभिन्न प्रकार के धागों को बनाने में, दर्द की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एनर्जेसिक, विभिन्न प्रकार के शरीर से जुड़े हुए जांच जैसे सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, प्लाज्मा टेस्ट, विभिन्न प्रकार के जांचों को करने के लिए हमारी केमिस्ट्री भी अपना अहम योगदान देती है। इंडस्ट्रियों के क्षेत्र में आज कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ केमिस्ट्री का रोल ना हो। वैसे ही पावर जनरेशन, बैटरी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऊर्जा के निर्माण में भी हमारी केमिस्ट्री अपना अहम योगदान देती है। कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, सबको सुंदर दिखना है तो सुंदर दिखने के लिए क्रीम, पाउडर, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल कहाँ से हुआ? तो किसी न किसी केमिकल के द्वारा बनाया गया, और उस केमिकल का निर्माण कौन करता है बच्चों? वो केमिस्ट्री करती है। और डेली यूज की चीज़ें जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, जो भी तेल, दैनिक उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं, डेली यूज की जितनी वस्तुएं हैं, वो सभी हमारी केमिस्ट्री की देन है। यहाँ तक कि हमारी मोबाइल और हमारा ये वॉच, जो डिजिटल वॉच होते हैं, मोबाइल, डिजिटल वॉच, कंप्यूटर, सब केमिस्ट्री के कारण ही आज चल रहे हैं। कैसे? तो उसमें एक चीज़ आता है, आप लोग देखे होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा मोबाइल में एलसीडी का, एलसीडी, या मोबाइल में या लैपटॉप में एलसीडी का नाम सुना होगा। इस एलसीडी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल, और डी से होता है डिस्प्ले। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लिक्विड सब्सटेंस भरे होते हैं, जिनके बारे में आपको हायर क्लासेज में पढ़ने को मिलेगा। तो ये किसी भी मोबाइल या लैपटॉप के एलसीडी में क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार के लिक्विड के क्रिस्टल भरे होते हैं, जो टेम्परेचर के अनुसार अपना कलर चेंज करते हैं या अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। और टेम्परेचर के कारण उनमें चेंज, अरेंजमेंट और कलर में चेंज होने के कारण हम किसी भी चीज़ का फिगर या उस पर इमेज देख सकते हैं। तो ये एलसीडी, हम लोग कहते हैं ना कि मोबाइल की एलसीडी खराब हो गई है, लैपटॉप की एलसीडी खराब हो गई है, तो वो एलसीडी क्या होता है? तो उस एलसीडी के अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है, जो किसी न किसी रूप में वो किसी न विशेष प्रकार के केमिकल का बना होता है, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के कारण, अपने टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण कलर और अरेंजमेंट चेंज करता है, जिसके कारण हमको फिगर या नंबर दिखते हैं। कोई भी नंबर ABCD 1 2 3, कोई लेटर ABCD या किसी का फिगर, ये एलसीडी के कारण ही दिख पाता है। और ये सब किसकी देन है बच्चों? ये सब का सब हमारे केमिस्ट्री का देन है। तो इस तरह से आपके लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, ये क्लियर हुआ। तो आज की टॉपिक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में आपसे मिलेंगे मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर्स के साथ, यानी मैटर के साथ मिलेंगे। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, अगले लेक्चर में इस पर चर्चा होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।